बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, BS zoology सेमेस्टर 1। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। चैप्टर है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हम पहुँच गए फर्टिलाइजेशन तक। ये फर्टिलाइजेशन क्या है और किस तरह से उसमें मालिकुलर लेवल पर चेंजेस आती हैं, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, डिफाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन इज अ फिनोमेना ऑफ यूनियन ऑफ sperm nucleus with the egg nucleus, that is called fertilization. फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एम्ब्रियो का जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को प्रोसीड करते हुए एम्ब्रियो तक जाता है और एम्ब्रियो से फिर वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है फर्टिलाइजेशन का, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ द टू गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ चैनल that allows the passage of material from one cell to another। और इस फिनोमेना के एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर स्पर्म का जो हेड है वो जाकर पेनिट्रेट करता है एग की सरफेस के साथ और फिर न्यूक्लियस एंटर करता है एग के अंदर और दोनों जाकर न्यूक्लियर फ्यूज़ करते हैं। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूज़ करते हैं, इसके नतीजे में जो प्रोसेस है ये तो कहेंगे फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि फर्स्ट स्पर्म जाकर फर्टिलाइज करे एग के साथ, स्पर्म को भी एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है और स्पर्म की एक्टिवेशन का प्रोसेस कहलाता है स्पर्म कैपेसिटेशन और फ्रेमिंग ऑफ द स्पर्म, और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो स्पर्म अंडरगोस कैपेसिटेशन मीन्स फर्दर मैचुरेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये फीमेल के विजाइना में ही होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। विजाइनल सिक्रीशंस वो कॉज करती हैं मल्टीपल चेंजेस इन स्पर्म प्लाज्मा लेवल, मींस जो स्पर्म की आउटर कवरिंग है, मेम्ब्रेन्स है, उसमें चेंजेस आती हैं। इस मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ डीकैपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, सीमेन प्रोटीन्स हैं, और इसके नतीजे में स्पर्म इस काबिल हो जाता है कि अब अपना वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान फ्लूइड की इम्प्रूवमेंट होती है और ये बहुत ज़रूरी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से फिर स्पर्म इजीली पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्रॉस करके फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, वहाँ जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये ऐसा होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये रिमूव करते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को जो कि स्पर्म के हेड के मेम्ब्रेन में मौजूद है, मेम्ब्रेन को थिन करते हैं ताकि आसानी से लाइसोसोमल एंजाइम्स जिन्होंने एग की आउटर मेम्ब्रेन्स को रिमूव करना है, उसमें पोर पैदा करना है ताकि स्पर्म एंटर कर सके, उसके लिए ऐसा करना ज़रूरी है। स्पर्म को कैपेसिटेशन के प्रोसेस से गुजरना है। अगर स्पर्म कैपेसिटेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरता तो भले स्पर्म वहाँ पहुँच जाए, एग के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि दोनों स्पर्म की जो है कैपेसिटेशन हो। तो ये सारा का सारा प्रोसेस 4 से 5 घंटे लेता है कंप्लीट होने के लिए। अब स्टूडेंट देखिए कि ये किस तरह से सारा प्रोसेस होता है। आइए हम एक डायग्राम की मदद से इसे देखते हैं। पहले ज़रा एग की कवरिंग्स को देख लीजिए कि एग की कवरिंग कैसे है। एग की ये जो साइटोप्लाज्म है एग का, उसके जो पेरिफ्री है वहाँ पर साइटोप्लाज्म की पेरिफ्री पर मौजूद हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूचर में फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी हम स्टडी करेंगे। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो आउटर कवरिंग है जिसे जोना पेलोसिडा कहते हैं, ZP से हम इसे इंडिकेट कर रहे हैं। जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में भी स्पेस है जिसे कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस का नाम देते हैं। ये एक डायग्रामेटिक स्केच है स्पर्म का, उसका हेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीछे मिड पीस और फिर टेल है जो इसे मूव कराती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यहाँ देखिए कि जो 3 इवेंट्स शो किए गए हैं कि किस तरह से, आप दोबारा इसे देखिए कि ये साइटोप्लाज्म की पेरिफेरी पे मौजूद हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स और फिर मेम्ब्रेन मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर ये जोना पेलोसिडा जोना रेडिएटा नामी कवरिंग्स मौजूद हैं। बहुत सारे स्पर्म्स, हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन के वक्त एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में
और मूव करते हैं टुवर्ड्स दी एक्स और जाकर अटैच कर जाते हैं, अप्रोच करते हैं जोना पेलुसिडा तक करते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जोना पेलुसिडा के साथ तो ये ट्रिगर करते हैं एक्टोसोमल रिएक्शन, यानी स्पर्म सेक्रेट करता है एंजाइम। इन एंजाइम्स का काम ये होता है कि ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स ऑफ द जोना पेलुसिडा और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सपोज कर देते हैं। यहाँ देखिए ज़्यादा वाज़ेह तरीके से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं स्पर्म आया और एग के जोना पेलुसिडा के साथ आकर टच किया, हेड उसका पेनिट्रेट कर रहा है, एक्टोसोम है, एक्टोसोम ने रिलीज़ किए एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिन्होंने रास्ता पैदा किया, पोर पैदा किया और उस पोर के ज़रिए से फिर स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर करता है एग के अंदर। ये प्रोसेस होता है। इसे अगर हम और एक डायग्राम की मदद से देखें कि किस तरह से, ज़रा यहाँ एक चीज़ खास तौर पर नोट करने वाली चीज़ है कि जो स्पर्म एंटर करता है जोना पेलुसिडा में वो बिल्कुल सीधा नहीं रहता, तिरछा हो जाता है और वहाँ से फिर ये स्पर्म अंदर दाखिल होता है एग के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ताकि एग के न्यूक्लियस के साथ जाकर फ्यूज हो सके। तो ये वो इवेंट्स हैं जो इसमें होते हैं एग की फर्टिलाइजेशन के दौरान। समरी पूरी की पूरी इसकी अगर समरी हम डिस्कस करें तो स्पर्म सबसे पहले अट्रैक्ट होता है, ये पूरी प्रोसेस की समरी है। स्पर्म अट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट करता है जोना पेलुसिडा, ये जेली लेयर अभी आपने डायग्राम में देखी, ये सबसे बाहर जोना पेलुसिडा है। इस जोना पेलुसिडा की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, कीमोटैक्टिकली मूव करते हैं, केमिकल इसके अट्रैक्ट करते हैं एग के स्पर्म को अपनी तरफ और ये स्पर्म जाकर अटैच हो जाता है, कॉन्टैक्ट बनाता है जेली लेयर ये जोना पेलुसिडा। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही दोनों टच करते हैं इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर स्पर्म सेल्स के, और स्पर्म सेल्स के रिसेप्टर जो बाइंडिंग है वो जाकर एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद जो साइट्स उसके साथ जाकर अटैच कर जाते हैं और फ़ौरन एक्टोसोम रिलीज़ करता है। जो टिप है स्पर्म की वो एक्टोसोम वहाँ से रिलीज़ होते हैं, एक्टोसोम एंजाइम रिलीज़ होते हैं, ये जैसे लाइसिन है, ये हाइलोयूरानिडेज हैं, ये जाकर पेनिट्रेट करते हैं, पोर पैदा करते हैं एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो एग की कवरिंग्स है एग की मेम्ब्रेन्स में पोर पैदा करते हैं ताकि वहाँ पर वो अटैच कर सके। तो ये इंटरेक्शन को फौरी तौर पे स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन्स ये बाइंड करती हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। स्पर्म पर मौजूद होती हैं बाइंडिंग प्रोटीन्स जो अटैच करती हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। ये बड़ा स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अगर किसी डिफरेंट स्पीशीज का, किसी और स्पीशीज का स्पर्म वहाँ पर पहुँच भी जाए तो ज़ाहिर है उसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो मैच नहीं करती एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, लिहाजा दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो ये ज़रूरी है कि एक ही स्पीशीज़ के दोनों मेंबर्स आपस में उनके गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करें, दूसरे के साथ ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फ्यूजन होती है स्पर्म की एग की मेम्ब्रेन के साथ, फौरी तौर पर अब पॉलीस्पर्मी को इनहिबिट करने के लिए दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। एक कहलाता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और दूसरा कहलाता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक के अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही पहला स्पर्म फर्स्ट स्पर्म जाकर बाइंड करता है एग की कवरिंग के साथ तो विद इन 10 to 20 सेकेंड के अंदर फौरी तौर पर मजीद स्पर्म्स को रोकने के लिए मेम्ब्रेन की जो चार्ज है, मेम्ब्रेन के जो आयनाइजेशन है वो फ़ौरन चेंज होती है, डीपोलराइजेशन होती है और ये ब्लॉक करती है, ये चीज़ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ब्लॉक करती है कि मज़ीद कोई वो स्पर्म उसके अंदर दाखिल, एग के अंदर दाखिल ना हो सके। इस डीपोलराइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन जैसे दाखिल होते हैं, आपने अगर नर्व इम्पल्स पढ़ा हो तो आपने देखा होगा चैनल्स मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो ये फौरी तौर पर से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होगा और मज़ीद कोई स्पर्म उसके साथ मैच नहीं कर सकेगा। मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन इनिशिएट करती है कैल्शियम आयन के रिलीज को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कैल्शियम आयन की जो कैल्शियम बेबी जो कैल्शियम आयन आ रहे हैं ये कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू करते हैं। अभी आपने देखा था डायग्राम के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ यानी साइटोप्लाज्म की जो पेरिफेरी है उसके साथ मौजूद होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। जैसे आप देखें कि ये ग्रीन वाली हम इंडिकेट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ मौजूद हैं ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जैसे ही ये फर्स्ट ब्लॉक हुई पोलिस्पर्मी की फ़ौरन शुरू हो जाता है डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन के साथ ही स्टार्ट हो जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या चीज़ है? इसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज करते हैं एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कहानी कुछ यूँ बनी कि जैसे ही स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन एग की प्लाज्मा सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जैसे ही दोनों बाइंड करते हैं, फौरी तौर पर इमीडिएटली सोडियम आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एग की जो कवरिंग है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल चेंज होता है, डीपोलराइजेशन होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है और ये चीज़ फौरी तौर पर ब्लॉक, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है 10 to 20 सेकेंड में। और इसके नतीजे में जैसे डीपोलराइजेशन हुई मज़ीद कोई स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकता। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही एग की कवरिंग के साथ या रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जाकर बाइंडिंग अटैच करती है, स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन अटैच करती है, फ़ौरन ये इनिशिएट करता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की फ्यूजन को। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जाकर अटैच करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और डिग्रेड करते हैं बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स को और स्पर्म अब वहाँ पर अंदर दाखिल हो सकता है। कॉर्टिकल रिएक्शन के नतीजे में वाइटल एंड मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है थोड़ी सी सेपरेट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, दरमियान में स्पेस बन जाती है और ये क्रिएट करते हैं फर्टिलाइजेशन एनवेलप। और ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है कि मज़ीद कोई स्पर्म उसके अंदर एग के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि ये कुछ टाइम लेता है इस वजह से इस ब्लॉकेज को नाम देते हैं स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। तो आपने देखा कि स्पर्म की अटैचमेंट के साथ ही विद इन 10 to 20 सेकेंड में डीपोलराइजेशन हुई, इलेक्ट्रिक डीपोलराइजेशन हुई एग की कवरिंग की, तो आपने इसे नाम दिया फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। और उसके बाद जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बैरियर पैदा करते हैं इसे नाम देते हैं स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। ये जो इवेंट्स हैं ये ज़रूरी हैं एग की एक्टिवेशन के लिए। अगर ऐसा ना हो तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी और अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो उस सूरत में आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो इसमें होते हैं। एग की एक्टिवेशन भी ज़रूरी है। एग की एक्टिवेशन में देखिए क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन्स हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की वो थिक होना शुरू हो जाती हैं और कुछ स्पीशीज़ के अंदर सोडियम आयंस एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एग की मेम्ब्रेन का वो चेंज हो जाता है और ये ज़रूरी होता है पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए। कुछ स्पीशीज़ में रीऑर्गेनाइजेशन होती है एग के साइटोप्लाज्म की और ज़्यादातर केसेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मियोसिस के एग की मियोसिस के साथ। हमने कल ये पढ़ा था कि oogenesis में जो मियोसिस का प्रोसेस है एग्स अरेस्टेड होते हैं मियोसिस 2 स्टेज के ऊपर, उसकी प्रोफेज या मेटाफेज 2 के ऊपर अरेस्टेड हो जाते हैं जब तक स्पर्म ना आए। जैसे ही स्पर्म उसकी कवरिंग के साथ आकर टच करता है फ़ौरन मियोसिस जो रिमेनिंग प्रोसेस है इवेंट्स है मियोसिस के वो कंप्लीट हो जाते हैं और एग उसमें से पोलर बॉडी निकल जाती है। अब ये एग इस काबिल होता है कि स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके एक नया जाइगोट बना सके, जाइगोट में फिर मुस्तकिल होता है एक नया ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जस्ट 1 to 2 मिनट्स के अंदर पूरा हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इट टेक्स ओनली जस्ट 1 to 2 मिनट्स। मेटाबॉलिक और न्यूक्लियर इवेंट्स भी इस दौरान होते हैं। बिफोर द न्यूक्लियर फ्यूजन दैट इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी, न्यूक्लियर इवेंट्स आल्सो अकर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होती हैं जो हेल्प करते हैं जाइगोट टू फॉर्म माइटोटिक डिवीजन। आप जानते हैं कि माइटोटिक डिवीजन एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन चलती है जाइगोट में जिसके नतीजे में एक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। इसमें कौन कौन सी इवेंट्स हैं? नंबर 1 आयनिक चेंजेस आती हैं, वो रेज करती हैं इंट्रासेलुलर पीएच और इनिशिएट करते हैं चेंजेस जाइगोट की फिजियोलॉजी में जो स्टार्ट करवाते हैं फिर डेवलपमेंट के प्रोसेस को।
डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और स्पिंडल और क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि डीएनए ने सेल ने बार बार डिवाइड करना है, रैपिडली डिवाइड करना है, क्लीवेज का प्रोसेस होना है, और उसके लिए स्पिंडल प्रोटीन्स भी चाहिए, क्रोमोसोम्स के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। ये सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। सिंथेसिस और मैसेंजर आरएनए निस्बतन कम होती है। ये चीज़ शो कर रही है कि एग के अंदर जो पहले से मौजूद मैसेंजर आरएनए वही काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग मैटरनल मैसेंजर आरएनए वही एक्टिवेट होता है, और इनिशियल एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि क्या किस तरह से काम करना है। वो यही जो मैटरनल मैसेंजर आरएनए वो ये काम कर रहा होता है। एनिमल पोल जिसके अंदर लेस यॉक है, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बनिस्बत वेजिटल पोल के। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एग के दो हिस्से हैं। वो पोर्शन जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है वो कहलाता है एनिमल पोल, और वो पोर्शन एग का जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, साइटोप्लाज्म है, यॉक है, वो कहलाता है वेजिटल पोल। तो चूँकि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मौजूद है, एनिमल पोल में न्यूक्लियस मौजूद है, सो उस पोल में, उस रीजन में डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्टली प्रमोट होगा, प्रोसीड करेगा, जबकि यॉक वाला पोर्शन में ये ऐसी चेंजेस नहीं आ रही होती। सो ये थी पूरी की पूरी एक स्टोरी कि फर्टिलाइजेशन का किस तरह से प्रोसेस होता है, स्पर्म किस तरह से अटैच करता है। अब आपने सीख लिया स्पर्म के अटैचमेंट किस तरह से है, स्पर्म की टिप के ऊपर मौजूद होता है। अगर आप इसके हेड पे स्ट्रक्चर को देखें स्पर्म के, तो स्पर्म के जो पोर्शन है ये हेड कहलाता है रीजन, और इस हेड के अंदर जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो दो आ रही हैं, एक न्यूक्लियस है और जो टिप है वहाँ पर एक्रोसोम है। इसी एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दूसरे एंजाइम मौजूद होते हैं जो एग की कवरिंग को रप्चर करते हैं। इसके हेड के बिल्कुल पीछे जो कंस्ट्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड नेक, और उसके पीछे एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, ये रीजन कहलाता है मिडल पीस, और उसके बाद एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हम टेल। यही टेल काम आती है, स्पर्म को मोटाइल रखती है, और स्पर्म इस काबिल हो पाता है कि वो मूव करते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्रॉस करके, जहाँ पर एग मौजूद है उस एग के साथ जाकर फ्यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट हम इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।